डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ख्याति का समायोजन। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर दिया है। अब आगे का जो प्रश्न है, क्रियात्मक प्रश्न ख्याति का समायोजन, इससे संबंधित जो 12 नंबर के प्रश्न से शुरू होता है और ये जो है 20 नंबर के प्रश्न तक खत्म होता है। तो इसके जो प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों को एक एक करके बारी बारी से सॉल्व करते जाएंगे। लेकिन इसको पहले समझने से पहले, इन क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम थ्योरी सेक्शन से स्टार्ट कर देंगे और बेसिक चीज़ों को पहले समझेंगे, फिर उसके प्रश्नों को सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। ख्याति का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। जब किसी साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु की दशा में शेष साझेदार व्यवसाय जारी रखते हैं। शेष साझेदार क्या बोल रहा है कि जब किसी साझेदार की निवृत्ति मतलब वो फर्म से अलग हो जाता है, ठीक, उसी को निवृत्ति बोलते हैं। तो जब कोई साझेदार फर्म से अलग हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, उस दशा में शेष साझेदार मतलब जो बचे हुए जो साझेदार वो क्या करेंगे, व्यवसाय को जारी रखेंगे। तो भविष्य के लाभों में वे ही उत्तराधिकारी होंगे। भविष्य का लाभ होगा, भविष्य में जो लाभ होगा उसमें वे ही उत्तराधिकारी मतलब वे ही उसको प्राप्त करेंगे, उसके लिए वे ही हकदार होंगे। इस प्रकार उन्हें पूर्व की तुलना में अतिरिक्त लाभ होता है। पूर्व की तुलना में तो पहले जितना लाभ मिलता था उससे अतिरिक्त लाभ होगा। कैसे होगा? क्योंकि जो साझेदार निवृत्त हो गया, जिसकी मृत्यु हो गई, तो उसके जो लाभ का भाग है, उसके लाभ का भाग को जो बचे हुए जो साझेदार हैं उनको प्राप्त होगा। इसलिए पूर्व की तुलना में अतिरिक्त लाभ होगा बोल रहा है, ठीक है। अतः इस अतिरिक्त लाभ की क्षतिपूर्ति उस साझेदार को की जानी चाहिए। अतिरिक्त लाभ की क्षतिपूर्ति उस साझेदार को की जानी चाहिए जो अलग होने के कारण या मृत्यु के कारण अपने भावी लाभ के भाग का विद्यमान साझेदार के हित में त्याग करता है। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई साझेदार क्या है, निवृत्त हो गया, फर्म को छोड़ करके चला गया या मृत्यु हो गई, तो उस साझेदार का जो भी लाभ होगा वो लाभ तो फिर जो साझेदार जो बचे हैं वो साझेदार प्राप्त करेंगे। और जो साझेदार प्राप्त करेंगे वे जो है क्या होगा, उनको क्षतिपूर्ति उस साझेदार को की जानी चाहिए। मतलब अतिरिक्त लाभ के लिए जो हिस्सा उन अतिरिक्त लाभ के लिए प्राप्त हो रहा है उसके लिए जो है उस हिस्से का क्या करना है, उनको क्षतिपूर्ति करना है, कह रहा है। फर्म की कुल ख्याति में निवृत्त या मृतक साझेदार जो भाग है, फर्म की कुल ख्याति में निवृत्त मतलब जो निकल गया है, या मृतक साझेदार का जो भाग है वह उसके पूंजी खाते में क्रेडिट करना चाहिए और विद्यमान साझेदारों के पूंजी खाते को उनके नफे के अनुपात में डेबिट किया जाना चाहिए। इसको हम आगे और समझेंगे, अभी केवल थ्योरी सेक्शन से थोड़ा थोड़ा समझते जाइए। इस संबंध में लेखा मानक 26 के अनुसार ख्याति का लेखा पुस्तकों में तभी किया जाना चाहिए जब उसके बदले में मुद्रा या मुद्रा समान में भुगतान किया गया हो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर मुद्रा मिल रहा है या मुद्रा समान में भुगतान किया गया है तब जो है हमको समझना है उसका ख्याति का लेखा करना है। अतः इस कारण केवल क्रय की गई ख्याति का ही लेखा पुस्तकों में किया जाएगा। ख्याति के संबंध में निम्न लेखे किए जाने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए पहला जो लिखा हुआ है, ख्याति जब ख्याति पहले से विद्यमान नहीं हो, अलग होने वाले साझेदार के भाग की ख्याति की गणना निम्न लेखा किया जाएगा। पहला देखो, शेष बचे हुए साझेदारों के पूंजी खाते विकलन, डेबिट मतलब विकलन, शेष बचे हुए साझेदारों के पूंजी खाते विकलन, निवृत्त साझेदार के पूंजी खाते से मतलब जो साझेदार बचे हुए हैं उन साझेदारों को पूंजी खातों को विकलन करेंगे और जो साझेदार निकल गया फर्म से या जिसकी मृत्यु हो गई उस साझेदार के पूंजी खाते को हम समाकलन में लिखेंगे, ठीक है। ये कब दशा में? तो जब ख्याति पहले से विद्यमान नहीं हो, उस कंडीशन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा में क्या लिखा है कि जब ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो। जब ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो तो क्या होगा, यदि साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु पर पहले से ख्याति जो है विद्यमान हो तो सबसे पहले दर्शाई गई ख्याति खातों को बंद कर दिया जाएगा। मतलब पहले से अगर ख्याति खाता है तो उसको पहले बंद करेंगे, उसके पश्चात निवृत्ति पर फर्म की नई ख्याति की गणना कर उसमें से अवकाश या मृत साझेदार की ख्याति का भाग ज्ञात कर निम्न प्रकार से लेखा किया जाएगा।
तो पहले से जो ख्याति खाता है उसको बंद कर देंगे, और जो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है, निवृत्त हो रहा है या उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसकी ख्याति का भाग ज्ञात करेंगे और पंजी प्रविष्टि करेंगे। तो यहाँ पे पंजी प्रविष्टि होगा विद्यमान ख्याति को अपलिखित करना। विद्यमान ख्याति को अपलिखित करने के लिए क्या करना है, मतलब जो पहले से ख्याति है उसको अपलिखित करना पड़ता है। वो अपलिखित मतलब राइट अप करना पड़ता है, रिटर्न आप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे विद्यमान साझेदारों के पूंजी खाते को उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट करके ख्याति खाते को क्रेडिट कर ख्याति अपलिखित कर देना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट करके ख्याति को क्रेडिट कर ख्याति अपलिखित कर देना चाहिए। तो पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से विद्यमान ख्याति को अपलिखित किया गया। विद्यमान ख्याति क्या किया गया, अपलिखित किया गया। अब ब में देखिए अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की ख्याति के भाग का लेखा करना। अलग होने वाले साझेदार की ख्याति के भाग से उसका पूंजी खाता क्रेडिट एवं शेष बचे हुए साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट कर देना चाहिए। अब दूसरा जो पंजी प्रविष्टि है उसके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, शेष साझेदारों के पूंजी खाता विकलन अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाता से अलग होने वाले साझेदार के भाग की ख्याति से लेखा। इस प्रकार से हमको करना है। अब हम इसकी पंजी प्रविष्टि करेंगे, इसके क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन दिया है जब ख्याति पहले से विद्यमान नहीं हो, उस कंडीशन में पंजी प्रविष्टि कैसे होगी और हम ख्याति का भाग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण क्रमांक 8 में लिखा है अ, ब और स एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। अ, ब, स 3 साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4, 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। ब फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। ब क्या करता है, फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, ठीक है, मतलब ब चला गया। फर्म की ख्याति 81,000 रुपया मूल्यांकित की गई। ब की ख्याति की गणना कीजिए, जबकि अ और स भविष्य में लाभ हानि को 5:3 में बांटेंगे। आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। यहाँ पर हमको पुराना अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए अ, ब, स का पुराना अनुपात 4, 3 और 2। अब नया अनुपात भी दिया हुआ है कि अ और स, ब तो चला गया तो अ और स बचे, और अ और स भविष्य में लाभ को कैसे बांटेंगे तो 5:3 में। तो यहाँ पर पुराना अनुपात और नया अनुपात दोनों मिल गया। तो हम क्या करेंगे, प्राप्ति अनुपात की गणना करेंगे। तो प्राप्ति अनुपात की गणना करेंगे तो प्राप्ति अनुपात का फार्मूला होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो यहाँ पर अ का और ब का प्राप्ति अनुपात निकालेंगे, क्योंकि ये अ और ब नहीं है, अ और ये जो है स है, ये ब हो गया है, इसको आप स सुधार लीजिए, पुस्तक में ब हो गया है, इसको आपको क्या करना है स बना देना। यहाँ पर अलग से लिख दीजिए स, अ ब और स, सॉरी, तो अ और स का हम क्या बना निकालेंगे, प्राप्ति अनुपात निकालेंगे। जो साझेदार चला जाता है फर्म से उसका हम प्राप्ति अनुपात की गणना नहीं करते, जो बचा हुआ है वही तो प्राप्त करेगा ब के हिस्से को, ठीक है। इसलिए अ और स का हम प्राप्ति अनुपात की गणना करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया क्या क्या है, 4, 3 और 2 दिया हुआ है। पहले से क्या दिया हुआ है, 4, 3 और 2। हम यहाँ पर अलग से लिख करके आपको बता देते हैं। 4:3:2 जो है दिया हुआ है किसका, ABC लिख देता हूँ मैं, अ, ब, स का, ठीक है, दिया हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/4 3 7 8 9, 4/9:3/9:2/9 लिख सकते हैं। और नया दिया हुआ है A और C का, A:C बराबर क्या दिया है, 5:3 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 5:3 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/5/3/8 अब देखिए ये नया अनुपात है A का और B का नया अनुपात है C का नया अनुपात A है। तो हमने इसी को लिखा, ये देखिए यहाँ पे A का 5/8 ये नया अनुपात हो गया। और यहाँ पर से A का ही देखिए, A का ये नया अनुपात और ये A का जो है पुराना अनुपात, तो 5/8 माइनस 4/9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5/8 माइनस 4/9 कर दिए। अब बराबर करके क्या करेंगे, 8 और 9 का लघुत्तम समाप्त तक लेंगे, तो 8 9 72, टोटल कितना हो जाएगा 72। 72 को भाग देंगे 8 से, तो 8
8 निया 9 आएगा, 9 भागफल आया उसका गुणा ऊपर वाले अंश से करेंगे तो 9 पछे 45। उसी प्रकार इससे भाग देंगे भाई इस 72 को, 9 अठे 8 आया भागफल, भागफल का गुणा अंश से करेंगे तो 8 चौक 32, 45 माइनस 32, माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे तो 45 माइनस क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 को माइनस कर देंगे तो 5 में 3 गया 2, 5 में 2 गया 3, और यहाँ पर जो है 4 में 3 गया 1, मतलब 13/72 हो गया। उसी प्रकार स का निकालेंगे तो स का जो अनुपात है वो है, नया अनुपात है 3/8 और पुराना अनुपात है 2/9। ठीक है सी का। तो यहाँ पर देखिए स का 3/8 2 माइनस 2/9। अब यहाँ पर भी लघुत्तम समाप्त तक लेंगे तो 72 आएगा। अब 8 निया 9 का गुणा ऊपर वाले 9 2 18 9 3 27। अब 9 अट्ठे 72, 8 आया भागफल का गुणा ऊपर वाले 8 2 ने 16, 27 में अगर 16 जाएगा तो 11 आ गया, 11/72 लिख दिए। यही क्या है प्राप्ति अनुपात है 13 और 11, 13 और 11। नीचे से हमको मतलब नहीं है, इस हर से हमको मतलब नहीं है, ऊपर से ही मतलब रहता है। जब प्राप्ति अनुपात निकालेंगे या त्याग अनुपात निकालेंगे तो केवल ऊपर को ही आपको देखना है, ये 13 और 11 लिखा है, इसी से हमको मतलब है। ठीक है, अतः प्राप्ति अनुपात बराबर 13:11 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ये 13:11 है। ठीक, प्राप्ति अनुपात। अब ख्याति की गणना एवं समायोजन, तो ख्याति की गणना करेंगे। ख्याति कितना है, ख्याति का मूल्य है 81,000 रुपये। इस 81,000 रुपये में ब का हिस्सा निकालेंगे तो 81,000 में ब का हिस्सा, तो यहाँ पर देखिए ब का हिस्सा के लिए हमने यहाँ पे ये ब का हिस्सा है, ब का हिस्सा कितना है, पुराना अनुपात में 4:3:2 है, जिसमें हम 4/9 3/9 और 2/9, तो ये 3/9 भाग जो है ब का है। इस ब के भाग से इतने भाग जो है ख्याति की राशि की गणना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ब का हिस्सा ख्याति में तो 81,000 गुणित 3/9, क्योंकि 3/9 भाग ब पाता था इसलिए 3/9 भाग उसका ख्याति का भी निकालेंगे, इसलिए हमने 81,000 में 3/9 कर दिए। तो हमारा 9 एकम 9 निया 81, यहाँ पे 9 आ जाएगा और 9 2 18 9 तिया 27, इसलिए कितना आ गया 27,000 रुपया आ गया। अच्छा, ब की ख्याति का हिस्सा कितना आ गया 27,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब इस 27,000 रुपये की जो राशि निकला है इसको अ और स है ना, ये दोनों क्या करेंगे आपस में बांटेंगे। ठीक है, इस ख्याति की राशि को, इस 27,000 रुपये की राशि को अ और स आपस में बांटेंगे। तो कौन सा अनुपात में बांटेंगे, तो यही प्राप्ति अनुपात देखिए निकाले हैं हम यहाँ पे प्राप्ति अनुपात, इसी प्राप्ति अनुपात में बांटेंगे। देखिए 13 और 11 अनुपात में बांटेंगे। तो यहाँ पे टोटल अनुपात कितना हो गया, 13 और 11 अगर मिला देंगे तो 24 हो रहा है। 24 भाग में से 13 भाग जो है कौन प्राप्त करेगा, प्राप्त करेगा, और 24 भाग में से जो है 11 भाग स प्राप्त करेगा। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे बटे 72, तो बटे 72 नहीं करना है आपको, है ना, ऊपर वाले से ही मतलब रहता है प्राप्ति अनुपात में, इसलिए आपको मैं दो बार 3 बार समझा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर अ का हिस्सा ब की ख्याति में, तो अ का हिस्सा ब की ख्याति में, तो देखो 27,000 का 13/24 कर दिए, 27,000 का 13/24, क्योंकि 27,000 ब का ख्याति है। अब उसमें अ का हिस्सा निकाल देंगे, अ का प्राप्ति कितना हो रहा है 13, तो 13/24 कर दिए। 24 कहाँ से आया, तो दोनों को जोड़ करके हम 24 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो ब का हिस्सा निकाल, ब का ख्याति में से अ का हिस्सा निकाल देंगे, तो यहाँ पर अगर काटेंगे तो कितना आ रहा है 14,625 आ रहा है। उसी प्रकार स का हिस्सा ब की ख्याति में निकालेंगे तो 27,000 का 11/24, ये देखिए 11 है यहाँ पे, तो एक जो है अ का है, एक स का है, तो स का 11/24 होगा। तो हम अगर काट पीट करेंगे, अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 12,375, मतलब यहाँ पर 14,625 रुपया अप आएगा और ब जो है 12,375 रुपया ख्याति में हिस्सा। ठीक है, अब इसकी पंजी प्रविष्टि करेंगे। तो पंजी प्रविष्टि जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए जनरल प्रविष्टियाँ, आ का पूंजी खाता विकलन, आ का पूंजी खाता डेबिट और सा का पूंजी खाता डेबिट मतलब विकलन, और यहाँ पे भी विकलन, बा के पूंजी खाता से बा की ख्याति का समायोजन, बा की ख्याति का समायोजन। इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए 14,625 जो निकाले हैं इसी को, और 12,350, टोटल क्या हो गया 27,000 रुपये हो गया।
तो ठीक इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। अगर प्रश्न में दिया रहेगा जब ख्याति पहले से विद्यमान नहीं हो उस कंडीशन में, ठीक है। दूसरा को देख लेते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं और समझते हैं। अमन, विपिन और जतिन 3:2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। विपिन फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 10,800 रुपया किया गया। विपिन के हिस्से की ख्याति को अमन और जतिन के पूंजी खातों में समायोजित किया जाना है, जो कि लाभों को भविष्य में समान बांटेंगे। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। तो यहाँ पर लाभों को भविष्य में समान बांटेंगे मतलब 1:1 के अनुपात में बांटेंगे। कौन? अमन और जतिन, क्योंकि विपिन जो है अवकाश ग्रहण कर, विपिन अवकाश ग्रहण करता है। यहाँ पे लिखा है विपिन फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। तो विपिन की जैसे हमने यहाँ पर गणना किया वैसे ही यहाँ पर भी उदाहरण क्रमांक 9 में भी गणना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि कौन कौन है, अमन, विपिन और जतिन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अमन, विपिन और जतिन। यहाँ पे लिख देंगे अमन, विपिन और जतिन, हो गया। और इनका अनुपात दिया 3:2:1, 3:2:1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखिए अमन का नया अनुपात 1/2 है और पुराना अनुपात भी 1/2 है। अतः अमन को किसी भी प्रकार का कोई नफा नहीं हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन हम जो है इसको क्वेश्चन को बना करके समझेंगे। यहाँ पर देखिए जो लिखा है प्रश्न में, नया अनुपात दिया 3:2:1 और पुराना अनुपात 3:2:1 है और नया अनुपात है। लाभों को समान बांटेंगे मतलब 1:1 में बांटेंगे। तो हम पहले जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही कर लेंगे। ये देखिए पुराना अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, पुराना अनुपात अमन, विपिन और जतिन, तो 3:2:1 होगा, जिसको हम 3/6 और 2/6 और 1/6 लिख सकते हैं। नया अनुपात है यहाँ पे अमन और जतिन का 1:1, क्योंकि बराबर इसलिए 1:1 होगा, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। प्राप्ति अनुपात अगर निकालेंगे तो प्राप्ति अनुपात बराबर क्या होता है, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात होता है, पुराना अनुपात, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अमन का, तो अमन का जो नया अनुपात है वो है 1/2 लिख दिया। पुराना अनुपात 3/6, तो हमने 3/6 लिख दिया, माइनस कर दिया, बराबर 2 और 6 का लघुत्तम समवर्तक 6 आएगा। 2 से अगर 6 को भाग में 2 तिया 3 आया, 3 का गुणनफल 3 कम 3 -3, ये क्योंकि 6 का 6 कम 1 तिया 3 मतलब 3 - 3 मतलब 0/6। मतलब क्या हो गया, अमन जो है कुछ प्राप्त नहीं करेगा। किसके हिस्से में, तो विपिन का जो हिस्सा है उसमें अमन की प्राप्ति जो है 0 रहेगी। अब जतिन का निकालेंगे तो 1/2 माइनस 1/6, ये कहाँ से है, 1/2 ये नया अनुपात और 1/6 पुराना अनुपात, ठीक है, माइनस लगा दिए। अब बराबर ये 2 और 6 का लघुत्तम समवर्तक 6 होगा। अब 6 को भाग देंगे 2 से, तो 2 तिया 3 आया, 3 का गुणा ऊपर आ सकेगा 3 1 कम 3। उसी प्रकार 6 से 6 को भाग देंगे तो 1 कम, 1 का गुणा ऊपर से करेंगे तो 1 1 कम, ठीक है। 3 में 1 गया तो कितना बचा, 2/6 हो जाएगा। अतः पूरा भाग कौन प्राप्त करेगा, पूरा भाग जो है जतिन प्राप्त करेगा, ठीक है। पूरा भाग कौन प्राप्त करेगा, जतिन प्राप्त करेगा और जतिन 2/6 भाग प्राप्त करेगा, ठीक है। मतलब ये पूरा भाग प्राप्त कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ख्याति की राशि निकालेंगे। किसका, विपिन जो साझेदार हमारा अवकाश ग्रहण किया उसके हिस्से की ख्याति की राशि। अब फर्म की जो ख्याति की राशि है वो 10,800 रुपये है। यहाँ पे लिखा है देखिए, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 10,800 में किया गया, ठीक है। तो 10,800 में 2/6 भाग निकालेंगे विपिन का, क्योंकि विपिन जो है 2 अनुपात मतलब 2/6 भाग के लिए है, यहाँ पे उसको 2/6 भाग मिलता था लाभ में, तो उसी में ख्याति का भी हम जो है गणना करेंगे। तो विपिन 10,800 का 2/6 भाग, विपिन का हिस्सा बराबर 10,800 का 2/6 भाग, तो 6 1 कम और 4 बचा और 8 है, तो 6 8 48 और 0 0 18 2 36, मतलब 36 रुपये यहाँ पर आ गया विपिन का हिस्सा। अब विपिन के हिस्सा में से अमन का हिस्सा 0 होगा, क्योंकि अमन का जो भाग निकला है प्राप्ति अनुपात वो तो नील है मतलब 0 है, यहाँ पे 0 है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा अमन को। अब यहाँ पे जो जतिन है वो 2/6 भाग, मतलब ये पूरा भाग जो है कौन पाएगा, जतिन प्राप्त करेगा। ये देखिए यहाँ पर से 2/6 भाग निकाले ना, 2/6 भाग 1800 2 36 मतलब 3600 रुपये, 2/6 भाग, तो ये 2/6 भाग जतिन प्राप्त करे, 2/6 भाग बराबर 3600 रुपये, ये
पूरा कौन प्राप्त करेगा, जतिन प्राप्त करेगा, क्योंकि जतिन का हिस्सा देखिए 2/6 भाग और यहाँ पे विपिन का जो हिस्सा है वो है 2/6 भाग, मतलब पूरा पूरा भाग जतिन प्राप्त करेगा। इसलिए यहाँ पर 3600 रुपये जो है किसके में आएगा, जतिन के में आएगा। और इसकी पंजी प्रविष्टि किस प्रकार से करेंगे, तो इसकी पंजी प्रविष्टि जो होगी वो होगी जतिन का पूंजी खाता विकलन विपिन के पूंजी खाता से। जतिन का पूंजी खाता को विकलन में करना है और विपिन के पूंजी खाता से करके नीचे समाकलन में विपिन की ख्याति के भाग का समायोजन, विपिन की ख्याति के भाग का समायोजन, तो विपिन की ख्याति के जो भाग है वो समायोजित हो गया 3600 रुपया, जतिन के पूंजी खाता विकलन करके डाल दिए, विपिन के पूंजी खाता से करके यहाँ पे क्रेडिट पक्ष में 3600 रुपये डाल दिए। तो ठीक इसी प्रकार से इन प्रश्नों को एक एक करके बारी बारी से सॉल्व करते जाना है और समझते जाना है एक एक चीज़ों को, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो उदाहरण के प्रश्न है और क्रियात्मक के जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को एक एक करके बारी बारी से समझते जाएंगे और एक एक प्रश्नों को जो है हल करते जाएंगे। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार आप वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिमाग में घुसती नहीं है, लेकिन अगर बार बार उन चीज़ों को आप देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।